नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि रीति मुक्त काव्यधारा में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। रीति मुक्त काव्यधारा रीतिकाल की प्रमुख काव्यधारा है, जिसे स्वच्छंद काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो रीति मुक्त काव्यधारा है ये रीतिकाल की ही काव्यधारा है। आपको बता दें कि रीतिकाल में कुल 3 काव्यधाराएं थी। पहला है रीतिबद्ध काव्यधारा, दूसरा है रीति मुक्त काव्यधारा और तीसरा है रीति सिद्ध काव्यधारा। तो जो रीति मुक्त काव्यधारा है ये रीतिकाल की ही प्रमुख काव्यधारा है और इसको स्वच्छंद काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है। इस काव्यधारा के कवि भी रीतिबद्ध काव्यधारा की तरह दरबारी हैं। यानी जिस प्रकार से रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि राजा के दरबार में रहते थे, राजा के दरबार में रह करके रचना करते थे, उसी प्रकार से रीति मुक्त काव्यधारा के कवि भी दरबारी हैं, राजा के दरबार में रह करके रचना करते हैं। परंतु दरबारी होते हुए भी ये रीति की परंपरा से मुक्त और स्वतंत्र हैं। यानी जो रीति की परंपरा चली आ रही थी, जो रचना की पद्धति चली आ रही थी, उस पद्धति को ये ध्यान में नहीं रखते हैं, उससे मुक्त और स्वतंत्र हैं। इन्हें किसी प्रकार का साहित्यिक बंधन स्वीकार्य नहीं है। इस साहित्य में किसी प्रकार के बंधन, किसी प्रकार के नियम को नहीं मानते हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि संस्कृत से लक्षण ग्रंथों का अनुवाद नहीं करते। यानी जिस प्रकार से रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि पहले संस्कृत से लक्षण ग्रंथों का अनुवाद करते थे, फिर उसके आधार पर रचना करके उदाहरण देते थे, उस प्रकार से रीति मुक्त काव्यधारा के कवि संस्कृत से लक्षण ग्रंथों का अनुवाद नहीं करते हैं और न ही लक्षण ग्रंथों के नियमों को ध्यान में रखते हैं। ये साहित्य में किसी प्रकार के रीति या बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं। इनका मानना है कि साहित्य में किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का नियम नहीं होना चाहिए। साहित्य के बधी बधाई परिपाटी में इन्हें कोई रुचि नहीं है। यानी जिस प्रकार से रचना परंपरा में चलती आ रही है उसमें इनका कोई रुचि नहीं है। ये मुक्त और स्वतंत्र हृदय के कवि हैं। जो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं वो मुक्त हृदय के कवि हैं, स्वतंत्र हृदय के कवि हैं और अपने हृदय के वृत्ति को ही इन्होंने कविता का विषय वस्तु बनाया है। यानी जो इनके हृदय में उठता है, जो वृत्ति इनके हृदय की है, उसी वृत्ति को इन्होंने कविता का विषय वस्तु बनाया है। इस काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं उसमें घनानंद हैं, बोधा हैं, आलम हैं, ठाकुर हैं और द्विजदेव हैं। ये रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि रीति मुक्त काव्यधारा में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। यहाँ पर हम लोग रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषता को 2 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। एक है भाव पक्ष की विशेषता और दूसरा है शिल्प पक्ष की विशेषता। पहले हम लोग भाव पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और भाव पक्ष की जो पहली विशेषता है वो है व्यक्तिकता या आत्माभिव्यक्ति। व्यक्तिकता का आशय होता है कविता में निजी जीवन का चित्रण करना, स्वयं के जीवन का चित्रण करना। रीति मुक्त कवियों ने अपनी व्यक्तिगत प्रेमानुभूति को कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। रीति मुक्त जो कवि हैं वो अपने प्रेम को, अपने निजी प्रेम को, अपने व्यक्तिगत प्रेम को कविता के माध्यम से चित्रित किया है। ये कवि प्रेम वर्णन के लिए किसी नायक नायिका का आधार नहीं लेते हैं। यानी जब ये प्रेम का वर्णन करते हैं तो न तो किसी नायक का आधार लेते हैं, न तो किसी नायिका का आधार लेते हैं और न ही राधा कृष्ण का आधार लेते हैं, बल्कि स्वयं के प्रेम का चित्रण अपनी कविता में इनके द्वारा किया गया है। रीति मुक्त काव्यधारा का प्रत्येक कवि अपने निजी जीवन में किसी न किसी प्रेम से आहत हुआ था, किसी न किसी से प्रेम करता था और प्रेम इनका पूर्ण नहीं हुआ था, इनको प्रेम फलीभूत नहीं हुआ था, अपने चरम सीमा तक नहीं पहुंचा था। घनानंद सुजान से प्रेम करते थे तो बोधा आलम भी क्रमशः सुभान और शेख रंगरेजी से प्रेम करते थे। यानी घनानंद के प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान था। बोधा के प्रेमिका का नाम सुभान था और आलम के प्रेमिका का नाम शेख रंगरेजिन था। ये इनसे प्रेम करते थे। ये कवि अपने इसी प्रेम को कविता में व्यक्त करते हैं। यानी जो प्रेम ये भोगते हैं, जीते हैं, उसी को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इन कवियों की व्यथा इनकी अपनी व्यथा है, इनका दुख इनका अपना दुख है। यही कारण है कि इनकी कविता में अनुभूति की तीव्रता अधिक है। ये अपने ही आग में जल रहे हैं। जो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं ये अपने ही प्रेम का चित्रण अपनी कविता में करते हैं। घनानंद ने लिखा है कि घनयानंद मित सुजान मिले, बस बीच ताऊ मति मोह तु है। यानी सुजान के मिलने की कामना इनके द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार बोधा का प्रेम भी वैयक्तिक है। बोधा ने लिखा है, एक सुभान के आनंद पे
कुर्बान जहां लगी रूप जहां को, यानी एक सुभान के चेहरे पर ही बुधा मरते हैं, उन्हीं से प्रेम करते हैं। यानी इनका प्रेम वैयक्तिक है, अपने ही प्रेम का चित्रण इनके द्वारा कविता में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा विशेषता देखते हैं। रीति मुक्त काव्यधारा का जो दूसरा विशेषता है वो है प्रेम की उदात्तता। रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम है अत्यंत उदात्त है। इनका प्रेम वासना जन्य न होकर के अनुभूति जन्य है, यानी देह की केंद्रीय भूमिका यहाँ पर नहीं है, शरीर की केंद्रीय भूमिका नहीं है, भाव की केंद्रीय भूमिका है। इनका प्रेम जो है अनुभूतियों से निर्मित होता है, अनुभूति जन्य है। ये प्रेम में छल, कपट और मिथ्यापूर्ण आचरण को स्वीकार नहीं करते हैं। न तो प्रेम में इनको छल स्वीकार है, न तो कपट स्वीकार है, और न तो मिथ्यापूर्ण आचरण स्वीकार है। रीतिमुक्त कवियों के प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा है। ये प्रेम में चालाकी को भी कोई स्थान नहीं देते हैं। चालाकी और धूर्तता का प्रेम में इनके लिए कोई स्थान नहीं है। घनानंद ने लिखा है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नय कुछ सयानप पाक नहीं। यानी प्रेम का मार्ग क्या है? अत्यंत सीधा है। अति सूधो स्नेह का मार्ग है, जहाँ नय कुछ सयानप पाक नहीं, जहाँ तनिक भी चालाकी नहीं है, तनिक भी चतुरता नहीं है। प्रेम का मार्ग अत्यंत सच्चा है, अत्यंत सीधा है। रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम है वो दायित्व बोध से भरा हुआ है, जिम्मेदारियों से भरा हुआ है, और यह एक निष्ठ प्रेम है। प्रत्येक कवि जो है एक ही प्रेमिका से प्रेम करता है, और यह रीति काल में कहीं अन्यत्र नहीं दिखाई पड़ता है, केवल रीति मुक्त काव्यधारा में ही दिखाई पड़ता है। प्रेम की एक निष्ठता, उदारता, त्याग बोधा की इस पंक्ति में समाहित है। बोधा लिखते हैं कि एक सुभान के आनंद पर कुर्बान जहां लगे रूप जहां को, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। यानी बोधा कहते हैं कि अगर सुभान मिल जाती है तो पूरी दुनिया समझ लीजिए हमको मिल जा रहा है, अगर जान नहीं मिलती है यानी सुभान नहीं मिलती है तो पूरी दुनिया पा करके भी समझ लीजिए हमको कुछ नहीं मिला। ये एक निष्ठ प्रेम है, त्याग को दिखाता है, प्रेम के प्रति समर्पण को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी विशेषता है वेदना की प्रधानता। जो रीत मुक्त कवि हैं उनकी कविता में वेदना की प्रधानता है, और वेदना की प्रधानता इसलिए है क्योंकि उनका प्रेम जो है फलीभूत नहीं हुआ था, इसलिए उनके कविता में दुख की प्रधानता है, वेदना की प्रधानता है। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि मूलतः प्रेम की पीर के कवि हैं। प्रेम के पीर इनकी कविता में दिखाई पड़ता है। प्रेम का जो दुख है, जो दर्द है, वो इनकी कविता के माध्यम से व्यक्त हुआ है। प्रत्येक कवि अपने निजी जीवन में प्रेम के दर्द को सहा है। प्रत्येक कवि किसी न किसी से प्रेम करता था, और उस प्रेम के दर्द को इनके द्वारा सहा गया है। प्रेम में इनकी असफलता कविता में वेदना को जन्म देती है, कविता में दुख को जन्म देती है। इनके प्रेम में वियोग वर्णन की सघनता है, वियोग वर्णन ही इनके प्रेम में दिखाई पड़ता है। कवि के हृदय में एक साथ कई भाव उठते हैं, जिसके कारण वह प्रिय के वियोग में बेचैनी महसूस करता है। जो रीति मुक्त काव्यधारा का कवि है वो अपने प्रिय के वियोग में बेचैनी महसूस करता है। घनानंद ने लिखा है, पाऊँ कहाँ हरिहाय तुम्हें, धरती में धसों की आकाश ही चीरो। यानी कहते हैं कि मैं इसको कहाँ पाऊँ, अपनी प्रेमिका को कहाँ पाऊँ, धरती में धस जाऊँ कि आकाश को चीर दूँ। यानी यहाँ पर तीव्रता है, वेदना की तीव्रता है, अपने प्रियतम को, अपने प्रिय को पाने की अकुलाहट इस पंक्ति में दिखाया गया है। प्रेम में कितनी गहराई है यह वियोग की तीव्रता से पता चलता है। यानी प्रेम की गहराई जो है वियोग की तीव्रता से पता चलता है। प्रेम कितना अच्छा है, कितना आगे तक जाएगा, ये वियोग दर्शाता है। वियोग तीव्र है तो इसका मतलब प्रेम जो है सच्चा है, प्रेम जो है गहरा है। विरह में वेग जितना अधिक होगा प्रेम उतना ही गहरा होगा। रीति मुक्त कवियों की तरह विरह इतनी तीव्र है कि उन्हें संयोग में भी वियोग की अनुभूति होती है। रीति मुक्त कवियों का जो विरह है वो बहुत ज़्यादा तीव्र है, इतना तीव्र है कि जब उनके प्रेमिका का साथ मिलता है, जब उन्हें संयोग मिलता है, तब भी उस संयोग में इनको वियोग की अनुभूति होती है। घनानंद ने लिखा है कि यह कैसो संयोग न बूझ पड़े, जो वियोग न क्यों हूँ बिछोहत है। यानी यह कैसा संयोग है, यह प्रिय का कैसा साथ है जो वियोग को दूर नहीं कर रहा है, यानी वियोग की पीड़ा संयोग में भी झेलना पड़ रहा है, यह कैसा संयोग है, घनानंद पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो चौथा विशेषता है वह है अनुभूति की प्रामाणिकता। रीति मुक्त कवियों की जो अनुभूति है वह प्रामाणिक अनुभूति है,
क्योंकि वो अनुभूति उनका खुद का है, जो निजी जीवन में वो अनुभूति कर रहे हैं उसी को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। रीति मुक्त कवियों की कविता निजी जीवन की अनुभूति से निर्मित हुई है। इन कवियों की व्यथा खुद के प्रेम की व्यथा है, खुद के प्रेम का कष्ट है। ये कविता में अपनी व्यक्तिगत अनुभूति का चित्रण करते हैं, अपने स्वयं की अनुभूति का चित्रण कविता में इनके द्वारा किया गया है। कवि अपने जीवन में जो भोगता है उसी को कविता में व्यक्त करता है, उसी को कविता के माध्यम से इनके द्वारा व्यक्त किया गया है। इनका प्रेम भावनात्मक है। प्रेम की प्राप्ति न होने पर भी ये प्रिय की मंगल कामना करते हैं, यानी जब इनको प्रेम नहीं मिलता है उसके बावजूद ये प्रिय की मंगल कामना करते हैं, प्रिय सुखी रहे इसके बारे में इनके द्वारा कामना किया जाता है। अनुभूति की प्रामाणिकता के कारण ये अलंकारों का बहुतायत प्रयोग कर चमत्कार प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि अपने भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। यानी चूंकि ये इनका कविता अनुभूति पर से निर्मित होता है, स्वयं की अनुभूति से निर्मित होता है, इसलिए इनकी कविता में चमत्कार का प्रदर्शन नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि भाव की अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। जो अगली विशेषता है वो है प्रेम की विषम भावना। प्रेम की विषम भावना, यानी जो रीति मुक्त कवि हैं उनकी जो कविता है वो प्रेम की विषम भावना पर आधारित है। प्रेम की विषम भावना दोस्तों वहाँ होता है कि जब कोई नायक है वो किसी नायिका से प्यार करता है, लेकिन नायिका उसके प्रति क्या है, उदासीन है, नायिका उसको ध्यान में नहीं रखती, ध्यान उसके ऊपर नहीं देती, इसको कहते हैं प्रेम की विषम भावना। जो रीति मुक्त कवियों का प्रेम है वो इनकी विषम भावना पर आधारित है। प्रेम की विषमता के कारण ही ये कवि विरह और बेचैनी महसूस करते हैं, क्योंकि इनका प्रेम विरह और बेचैनी इसलिए महसूस करता है क्योंकि इनका प्रेम विषम भावना पर आधारित है, सम भावना पर आधारित नहीं है। प्रेमी प्रिय में आसक्त है और उससे मिलने के लिए आतुर है। यानी जो प्रेमी है वो अपने प्रिय में आसक्त है, अपनी प्रेमिका के प्रति आसक्त है, वह उससे मिलना चाहता है। ये मिलने की आतुरता जो है उसको पीड़ा पहुंचाती है, उसको दुख पहुंचाती है। प्रिय की स्थिति इसके विपरीत है, लेकिन जो प्रेमिका है उसकी स्थिति इसके सीधा उल्टा है, विपरीत है। वह प्रेमी के प्रति आसक्त नहीं है, वह प्रेमी को ध्यान में नहीं रखती है। फिर भी इन कवियों के द्वारा सफलतापूर्वक प्रेम का निर्वहन किया जाता है, सफलतापूर्वक प्रेम का निर्वहन किया गया है। यानी वो ऐसा नहीं है कि प्रेमिका ध्यान नहीं दे रही है तो दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, ऐसा नहीं है। वो अपने प्रेम का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हैं, भले ही प्रेमिका उनके ऊपर ध्यान नहीं देती है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस संदर्भ में लिखा है कि प्रेम की विषम भावना के कारण ही घनानंद की शैली में विरोध की प्रधानता हो गई है। उन्हें प्रेम की अनुभूति में पद पद पर विषमता और विरोध के दर्शन होते हैं। यानी जो रीति मुक्त कवियों का प्रेम है, जो घनानंद का प्रेम है, वो प्रेम की विषम भावना पर आधारित है। नायक तो प्रेम करता है पर नायिका नायक के प्रति उदासीन है, वह उसको ध्यान नहीं देती है। आगे बढ़ते हैं। जो छठवां विशेषता है रीति मुक्त काव्यधारा का वह है काव्य के प्रति सजगता। इन जो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं वो अपने कविता के प्रति सजग हैं, कविता के प्रति दायित्वों को लेकर के सजग हैं। रीति मुक्त कविता के कवि अपने दायित्वों को लेकर सजग हैं। कविता इनके लिए साध्य है, साधन नहीं है। यानी कविता को यश प्राप्त करने का, धन कमाने का साधन नहीं मानते हैं, बल्कि कविता इनके लिए क्या है, साध्य है। इनका लक्ष्य ही है कविता करना, न कि धन और यश की प्राप्ति करना। ये कविता से अपने व्यक्तित्व निर्माण की बात करते हैं, धन कमाने की बात नहीं करते हैं। खुद के निर्माण की बात इनके द्वारा कविता के माध्यम से किया जाता है। घनानंद ने लिखा है कि लोग हैं लाग कवित्व बनावत, मोह तो मेरे कवित्व बनावत। यानी लोग क्या कर रहे हैं, कविता बना रहे हैं, लेकिन हमको क्या बनाता है, कविता बनाता है। लोग कविता बनाते हैं लेकिन कविता हमको बनाता है, कविता से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ऐसा घनानंद इस पंक्ति में कह रहे हैं। घनानंद की तरह ठाकुर भी कविता के प्रति सजग हैं। ठाकुर रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं, ये भी कविता के प्रति सजग हैं। वे अन्य रीतिकालीन कवियों की कविता से संतुष्ट नहीं हैं। यानी जिस प्रकार से रीतिकाल के अन्य कवि कविता लिखते हैं उस प्रकार से कविता को देख करके ये संतुष्ट नहीं है। कविता की पुरानी परिपाटी का विरोध करते हुए ठाकुर लिखते हैं। यानी कविता की जो पुरानी पद्धति है, जिस पद्धति में पढ़ करके अन्य कवि कविता लिख रहे हैं, उसका विरोध करते हुए ठाकुर कहते हैं कि ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच,
लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। यानी लोग कविता किस प्रकार से बना रहे हैं, जिस प्रकार से ढेला ढेल सो बनाया है, ढेला के जैसे कविता बना करके और सभा के बीच लेकर के आ रहे हैं, यानी राजाओं की सभा में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। लोक कवित्व करना, कविता करना एक प्रकार से खेल समझ लिया है। उनका कविता दरबार में उसी प्रकार से गिर रहा है जिस प्रकार से ढेला है, यानी ढेले के समान कविता का निर्माण रीतकाल में किया जा रहा है और यह ठाकुर को पसंद नहीं है। कहने का आशय है कि जो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं वो कविता के प्रति अत्यंत सजग हैं। उनका मानना है कविता का निर्माण किसी प्रकार से नहीं कर देना चाहिए, कविता के लिए अच्छे तरीके से लिखा जाना चाहिए, न कि दरबार के लिए लिखा जाना चाहिए, राजा महाराजाओं के लिए लिखा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शिल्प पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोग कविता के भाव पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। जो शिल्प पक्ष की पहली विशेषता है वो है काव्य रूप, यानी कविता का स्वरूप कैसा है। कविता प्रबंध काव्य है, कविता मुक्तक काव्य है या कविता खंड काव्य है। रीतिमुक्त काव्यधारा में मुक्तक काव्य की प्रधानता है, मुक्तक के रूप में इनके द्वारा रचना की गई है। अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह इन्होंने भी प्रबंध काव्य की रचना नहीं की है, यानी जिस प्रकार से रीतिकाल के अन्य कवि प्रबंध काव्य की रचना नहीं करते हैं, उसी प्रकार से रीतिमुक्त कवियों के द्वारा भी प्रबंध काव्य की रचना नहीं की गई है। यह इन कवियों की प्रवृत्ति के अनुकूल है। इनके भाव की तरह इनका काव्य भी मुक्त है, यानी जिस प्रकार से इनका भाव स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, उसी प्रकार से इनका जो काव्य रूप है वह भी स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, किसी बंधन में नहीं बंधा हुआ है। मुक्तक काव्य है, स्वतंत्र काव्य है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता है भाषा। इन रीति मुक्त कवियों की भाषा कैसी है। रीति मुक्त कवियों की भाषा ब्रज भाषा ही है, ब्रज भाषा में ही इनके द्वारा कविता लिखा गया है। लेकिन जिस प्रकार से रीतिबद्ध कवियों में अलंकारिकता और चमत्कार प्रदर्शन है वो इनके भाषा में नहीं प्राप्त होता है, रीति मुक्त कवियों की भाषा में यह प्राप्त नहीं होता है। इनकी भाषा में लोक जीवन की सहजता है। लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग करके एक कवि अभिव्यक्ति के नए मार्ग विकसित किए हैं और अपनी भाषिक क्षमता को समृद्ध किए हैं। इनके द्वारा अपनी कविता में लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है और इन सब का प्रयोग करके इनके द्वारा अभिव्यक्ति का यानी कविता के करने का नया मार्ग विकसित किया गया है, नया रास्ता विकसित किया गया है और इन्होंने इसके माध्यम से अपनी भाषिक क्षमता को समृद्ध किया है। सहज भाषा की सूक्ष्म और मार्मिक अभिव्यक्ति इनके काव्य में दिखाई पड़ती है, यानी भाषिक सूक्ष्मता और मार्मिकता इनके कविता में दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है रस, छंद और अलंकार। रीति मुक्त कवियों का मुख्य रस क्या है? श्रृंगार रस है, जिसमें वियोग श्रृंगार की प्रधानता है, यानी सबसे मुख्य रस इनकी कविता में श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस में भी संयोग श्रृंगार कम दिखाई पड़ता है, वियोग श्रृंगार की इनकी कविता में प्रधानता है। छंद के स्तर पर इन्होंने अधिकतर सवैया छंद का ही प्रयोग किया है, सवैया छंद में ही इनके द्वारा कविता लिखा गया है। जहाँ तक अलंकारों की बात है तो इनकी कविता में अनुप्रास अलंकार पाया जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार पाया जाता है, रूपक अलंकार पाया जाता है, उपमा अलंकार इनके कविता में पाया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ पाए होंगे कि रीति मुक्त काव्यधारा में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।